हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ इन डेप्थ CUET, जहाँ पे आज हम अपने सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इससे पहले पार्ट 1 जस्ट कंप्लीट कर ही चुके हैं और इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे थे। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि इसको कंटिन्यू करने से पहले आप प्लीज़ उस पार्ट 1 को एंड स्पेशली जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला कंप्लीट चैप्टर की PYQ सीरीज़ हम कर चुके हैं उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज़ ये चैप्टर जो है पूरा कंटिन्यू चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, और आज हम और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस EMI के करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ करंट। तो अभी हमें पता है कि हमने इंड्यूस्ड EMF का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज d∅dt, और मुझे पता था कि अगर मैं डायरेक्शन को कंसीडर करूँगा तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन भी इंट्रोड्यूस करूँगा, और इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ, मुझे पता है कि मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ B डॉट ए। ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, सो इट विल बिकम D इंटू B डॉट ए बाय dt। तो यहाँ पे मेरे को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम मेरे कहने का मतलब रेट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया आई कैन से कि प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड कर रहा है उस मटेरियल की। और जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को एक्सपांड करेंगे, दैट विल बिकम BA cos थीटा। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी करेगा, लेंथ पे भी करेगा, एंगल पे भी करेगा। मटेरियल ऑफ कंडक्टर से उसको कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो इंड्यूस्ड EMF हमारी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम EMF कहते हैं, इन अ क्लोज लूप प्रोपोर्शनल टू। अब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बार EMF को आपको पता होना चाहिए कि उसका दूसरा नाम क्या है, नॉट दूसरा नाम, आई शुड से कि उसका जो पूरा नेम है दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये नाम से लगता है कि ये फोर्स है, बट ये कोई फोर्स नहीं है। आई शुड टेल यू दिस इज़ नॉट अ फोर्स, ये EMF ही है, वोल्टेज की बात कर रहा है वो। एंड जस्ट अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि दैट EMF इज इक्वल्स टू -d∅/dt। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और हम इसको ऑलरेडी बहुत बार स्टडी आउट कर चुके हैं। सो इसका आंसर चला जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, जो कि हम डायरेक्टली एरिया से ही पता चल रहा है। यहाँ पे ध्यान में रखिए, जब भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात हो, उसका मतलब रेट होता है, रेट ऑफ चेंज आई शुड से, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, दैट इज़ व्हाट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वॉल्व चार्जिंग वोल्टेज लेवल एफिशिएंटली। तो बिल्कुल हमने इसके ऊपर तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर चुके हैं, दैट इज़ V1/V2 N1/N2। हमने याद हो लास्ट लेक्चर पे इस पे क्वेश्चंस करे थे, जहाँ पे ये मेरी क्या है, दिस इज़ अ वोल्टेज रेशो एंड दिस इज़ नंबर ऑफ टर्न्स रेशो, राइट। और ये सारे फॉर्मूलेस हमने किसके लिए पढ़े थे, दीज वर फॉर द ट्रांसफार्मर्स। अब आप ध्यान से देखिए वहाँ पे क्या बोला, इन्वॉल्व चेंजिंग वोल्टेज एफिशिएंटली। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करे थे कि जब भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहाँ पे मेरे पास क्या काम आता है, दैट इज़ अ ट्रांसफार्मर। अब लेट से आपके पास बहुत हाई वोल्टेज है, अब हाई वोल्टेज को आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका लीकेज ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितनी आप वोल्टेज भेजोगे उतनी नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा हाई वोल्टेज को ट्रांसफ़र लॉन्ग डिस्टेंस पे करने के लिए मेरे को ट्रांसफार्मर काम आता है, जहाँ पे मैं सबसे पहले उनकी वोल्टेज को कम करूँगा और वहाँ पे जाके ट्रांसफार्मर क्या करेगा, मेरी वोल्टेज रिक्वायर्ड वोल्टेज के अकॉर्डिंग उसको स्टेप अप कर देगा। ये हमने पूरी डिटेल में ट्रांसफार्मर के ऊपर स्टडी करी थी और हमने इसके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस भी करे थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज रिवाइज होने वाले हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने मैच करवाना है।
अब अगर आप बी ऑप्शन को देखोगे तो बी तो मैं बहुत बार इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, दैट इज़ EMF इज इक्वल्स टू -d∅/dt। तो बी की तो मेरी चली जाएगी थर्ड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट अगर आप फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स भी मुझे पता है, दैट इज़ NB.A। NB.A को मैं NBA cos थीटा भी कह सकता हूँ, राइट। सो दैट मीन्स मेरी बी की चली जाएगी, दैट विल बी नॉट इंड्यूस्ड EMF। बी की चली गई मेरी थर्ड ऑप्शन एंड ए की मेरी चली जाएगी सेकंड ऑप्शन, राइट। और अगर आपको याद हो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी, μ0N2LA। इसका मैंने आपको पूरी डेरिवेशन भी लास्ट लेक्चर में करवा रखी है और इस सॉलिनॉइड के बारे में बात कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करे थे अगर आपको ध्यान में हो, राइट। ये सॉलिनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मेरी सी की चली जाएगी, दैट विल बी अ फोर्थ ऑप्शन। और म्यूचुअल इंडक्टेंस मुझे पता है जो कि मेरे को डायरेक्टली ध्यान में रखनी है, दैट इज़ μ0N1N2/L/A। म्यूचुअल इंडक्टेंस मेनली वो इंडक्टेंस होती है जो कि नेबरिंग लूप्स या फिर नेबरिंग कंडक्टर्स की वजह से आती है। एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर में इंडक्टेंस को इंड्यूस करता है। सो अगर मैं ऑप्शंस मैच करूँ तो मेरी करेक्ट ऑप्शन जा रही है, दैट इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हमें कॉइल का एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, जहाँ पे हमें बोला गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द प्लेन एंड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10⁸ गॉस। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हमें दे रखी है 20 ओम और हमसे करंट पूछा गया है। बट अगर आपको ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से अगर ये मेरा प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर मेरी मैग्नेटिक फील्ड है और मुझे पता है मेरा एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सो व्हाट इट मीन्स टू से इज़ कि बी जो है मेरा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। तो मेरा B.A कितना हो जाएगा, दैट विल बी BA cos 0 एंड दैट विल बी BA। तो बस सिंपली आपको इस बात का ध्यान रखना था जो कि आपको इनडायरेक्टली बोल रखा था, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, इस बात का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना था। और मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई थी, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये रिलेशन हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में भी बताया था, जहाँ पे मुझे पता है टेस्ला मेरी ऐसा यूनिट होने वाली है। अब आप ध्यान से देखिए, 10⁻⁴ टेस्ला विल बिकम 1 गॉस और मुझे दे रखा है दैट इज़ 10⁸ गॉस। सो दैट विल बी इक्वल टू 10⁴ टेस्ला, दैट्स इट। अब जो मेरा प्री वर्क था बिफोर सॉल्विंग अ क्वेश्चन वो मैं कर चुका हूँ। अब मैं डायरेक्टली बस फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट विल बी d∅/dt इंटू n। v मेरे को पता है दैट इज़ I इंटू R। नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितने हैं, 10। एंड b मेरे पास दे रखा है, दैट इज़ b मेरे पास कितना है 10। दैट इज़ एरिया मेरे पास दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको भी मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूँगा। और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आई है 10⁴। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, सारी यूनिट्स SI यूनिट्स में आपको लेनी है, बिकॉज आपको बहुत सारी यूनिट्स है जो SI यूनिट्स में नहीं दे रखी। इवन एरिया भी आप देखो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो ऐसे एग्जामिनर आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो यहाँ से मेरा करंट कितना निकल के आ रहा है, दैट इज़ 5 एम्पियर्स। क्वेश्चन ईजी था, जस्ट आपको SI यूनिट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इतने में रखा गया है, विद अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप। अगेन वही बात, प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप का क्या मतलब हुआ, दैट इज़ B इज़ पैरेलल टू A, मतलब मेरा थीटा 0 डिग्रीज है, राइट। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट जहाँ पे मेरे को बोला गया कि एक रेडियस है जो कि श्रिंक हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड द इंड्यूस्ड EMF। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से एग्जामिनर क्या चाह रहा है, आपका डिफ्रेंसिएशन भी टेस्ट करा जाए, डिफ्रेंसिएशन टॉपिक भी एग्जामिनर आपको पूछ रहा है। तो EMF मुझे पता दैट इज़ -d∅/dt एंड मेरे को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगी और एरिया मेरा वेरी करेगा। और एक लूप का एरिया क्या होता है, दैट इज़ πr²। अब यहाँ पे आपको जो डिफ्रेंसिएशन करना है वो बहुत ही ध्यान से करना है।
मैंने बी की वैल्यू पुट करी, दैट इज़ 10⁻³ इंटू, अब एरिया मेरा जाएगा दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को आप ध्यान से रखिएगा, दैट विल बी dr/dt। और मुझे इस चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वे है वो पता होना चाहिए कि इसको मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। अब मैं डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आर का करने वाला हूँ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है। सो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 25 10⁻³ इंटू पाई, दैट विल बिकम 2r इंटू dr/dt, राइट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आर स्क्वायर का तो वैसे ही नॉर्मल जो डिफ्रेंशिएशन होता है दैट इज़ 2r करा, बट यहाँ पे मैं r को एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा dr/dt की तरफ। क्यों? क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएशन आर स्क्वायर का कर रहा था, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा था, तो इस चीज़ का मैंने ध्यान रखना था यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, बस अभी मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो इट विल बी 0.025 इंटू पाई की फॉर्मेट में ही आंसर चलेगा। रेडियस मेरे को यहाँ पे दे रखा है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मुझे रेडियस भी SI यूनिट्स में ही पुट करना है, और किस रेट से वो चेंज हो रहा है दैट इज़ 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे मैंने इसको भी चेंज कर दिया। तो सारी यूनिट्स आपको अगेन किस में रखनी है, SI यूनिट्स में ही काम चलेगा, ये इम्पॉर्टेंट बात है। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी EMF निकल के आ रही है दैट इज़ पाई माइक्रो वोल्ट। सो बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, जस्ट आपको एक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए और आपको SI यूनिट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ मेड अप ऑफ विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्यों बनी होती है। अगर आपको ध्यान हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक की हमने पूरी डिटेल मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है पॉजिटिव होती है एंड लार्ज होती है। आपको ध्यान में होगा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसका नेचर पढ़ चुके हैं, राइट। और इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है दैट इज़ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक बिहेवियर को, इसका ऐसा नेचर रहता है। और इसी वजह से तो मैं क्या करता हूँ, अपने ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, इसी वजह से तो मैं किसकी बनाता हूँ, फेरोमैग्नेटिक की बनाता हूँ। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज इसका सस्पेक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई और पॉजिटिव रहता है। एंड द रीज़न इज़ द इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ताकि मेरे ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट चीज़, मेरे को रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ L है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, वेलोसिटी दे रखी है। इसके हम ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं जहाँ पे फोर्स BLV की मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, और सिमिलर क्वेश्चन हम जस्ट लास्ट लेक्चर में करके आए हैं। सो आई विल ट्रीट दिस एज योर होमवर्क, आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ ट्राई दिस एट योर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, electric field is produced by a time varying magnetic field is produced by a time varying electric field flux, and magnetic field is associated with a moving charge। अब आपको पता है कि फैराडे लॉ की डेफिनेशन क्या आती है, दैट इज़ EMF इज प्रोड्यूस्ड बाय d∅/dt। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स से बनती है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बनती है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि याद हो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स आती है वो तभी आती है जब वेलोसिटी की कुछ ना कुछ बात होती है। सो द थिंग इज, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे करेक्ट हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो है वो फैराडे लॉ को तो रिलेट ही नहीं कर रहा। मेरा फैराडे लॉ तो ये कह रहा था कि EMF जो इंड्यूस होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगी। तो उसने मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। बाय द वे वैसे सारी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फैराडे लॉ की नहीं थी, ये इस लॉ की स्टेटमेंट्स नहीं हैं। नेक्स्ट इज, एन EMF इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, दिस कैन बी ड्यू टू। अब इसका मतलब क्या है, अब वैसे हमें पता है कि जब भी हमें कॉइल में EMF देनी होती है तो हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि कॉइल में EMF प्रोड्यूस हो रही है बिना किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से।
तो वो कैसे हो रही है, तो ये क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फैराडे लॉ ने बोला था कि अगर कहीं पे भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा किसी कॉइल में तो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी उसके एंड्स में। तो ध्यान से देखते हैं, द कॉइल बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे पता है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या है, बी डॉट ए। तो अगर मेरा यहाँ पे बी चेंज हो रहा है तो मतलब मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मेरे पास ईएमएफ आ जाएगी। अ कॉइल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अगेन फिर से वही है कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। द कॉइल मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो दैट मीन्स ई एम एफ विल बी ज़ीरो, तो यहाँ पे ई एम एफ इंट्रोड्यूस नहीं होगी। लास्ट वन इज़ द कॉइल इज स्टेशनरी इन एक्सटर्नल स्पार्टियल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद द टाइम। इसका मतलब क्या है कि कॉइल मेरी स्टेशनरी है, कॉइल में कोई चेंज मूव नहीं कर रही, लेकिन वो एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखी गई है दैट मीन्स अल्टीमेटली मेरा फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2 एंड 4th। तो ओवरऑल जो है आपका स्टेटमेंट था वो ईएमएफ के ऊपर बेस्ड था कि जहाँ जहाँ पर मेरा फ्लक्स चेंज होगा वहाँ वहाँ पर मेरी ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और फ्लक्स कैसे चेंज होगा, या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूँ या फिर मैं एरिया चेंज कर दूँ, मतलब एरिया आई मीन टू से कोई रेडियस या कुछ भी चेंज कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, और उसके एंड पे पूछी गई है, एडी करंट पूछा गया और ई की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अगर आपको ध्यान हो सोलेनॉइड के बारे में हम डिटेल में बात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज़ म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन मेरा क्या है दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यही अगर मुझसे उसके कॉर्नर पे पूछी जाए तो दैट विल बिकम हाफ ऑफ इट, दैट इज़ म्यू नॉट एन आई बाई 2। और एडी करंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एडी करंट को हम फौकॉल्ट्स करंट भी कहते हैं, जस्ट इसका दूसरा नाम है। और ई की वैल्यू आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, जो कि हमने म्यूचुअल इंडक्शन में इसके बारे में बात करी थी, दैट इज़ एम डी एल बाय डी टी। ये हम ऑलरेडी म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक पे पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, जहाँ पे एक कॉइल दूसरी कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस करती थी। क्यों? क्योंकि ए का फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस मैच करता हूँ। ए की मेरी जाएगी फर्स्ट ऑप्शन, बी की 3, सी की 4th एंड डी की इट विल बी 2। सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। स्क्वायर लूप एबीसीडी हमें देख रखा है, एक प्लेन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू। अगेन ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्शन के बेस पे सॉल्व करना है, राइट हैंड थंब रूल पे बेस्ड है। इजी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आई विल ट्रीट दिस एज योर होमवर्क, आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इज लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ एन टर्न्स व्हेन अ करंट 2 एम्पियर इज पास थ्रू इट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो एक टर्न के साथ लिंक है वो इतना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछी गई है। ऑलरेडी आई गेस मिनिमम 5 क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं इस पर, और मैंने आपको बताया था मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ NBA, राइट। हमने इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करी थी, मैंने आपको फॉर्मूला भी इवन डिराइव करवाया था। अब मुझे पता है कि अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ N इंटू 5, दैट इज़ मतलब ईच फ्लक्स में अगर 5 वैल्यू है तो टोटल की N5 हो जाएगी, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू L इंटू आई। ये मैंने आपको पूरी डिटेल में बात करी थी, जहाँ पे हमने सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड म्यू NI से स्टार्ट करके यहाँ तक हमने फार्मूला को ड्राइव करा था। अब मेरे को नंबर ऑफ़ टर्न्स दे रखे हैं, और ध्यान रखिए यहाँ पे ईच टर्न से मेरे को सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक बता रखा है, दैट इज़ 4/10⁻³ राइट। और सेल्फ इंडक्टेंस मुझसे पूछी गई है और मेरे को करंट की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1 एम्पियर। यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर विल बी 1 एम्पियर, राइट, सॉरी, इट शुड बी 1 हेनरी।
राइट। दो ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग थी, तो प्रॉबेबली जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उसमें इसका आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है, उसका रेडियस दे रखा है, इस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दे रखा है इन सच अ वे कि जो एक्सिस है वो एंगल 60 डिग्रीज बना रही है। अगेन जस्ट कुछ नहीं है, स्टेटमेंट्स चेंज करी जा रही हैं, स्टेटमेंट्स को इधर उधर करा जा रहा है। एक्सिस मेक्स एन एंगल का मतलब क्या हुआ, मेरा सिंपली मतलब है दैट इज़ ए एंगल बिटवीन बी एंड ए। राइट, मेरे को बस इनडायरेक्टली ये चीज़ बोली गई। स्पेशली क्वेश्चन जो है इसी बात के लिए लिया गया है कि ताकि आप स्टेटमेंट पे कंफ्यूज मत हो। तो फ्लक्स मेरा क्या आ जाएगा, अब बी की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पाई में गिवन है, और एरिया, डिस्क का एरिया मैं क्या बोलूँगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। सिंपल, पाई आर स्क्वायर। रेडियस मेरा कितना है, दैट इज़ 2/10 इंटू 2/10, और दिस विल बी कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज़ हाफ, और यहाँ पे पाई मेरा पाई से कट जाएगा, एंड इनफैक्ट मेरा यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट होएगा। सो द फ्लक्स विल बिकम 0.02। यूनिट्स पीछे क्या रहेंगी, वेबर। यूनिट्स का भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि फ्लक्स की यूनिट है वेबर। नेक्स्ट इज एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन। ऑलरेडी बहुत बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं, इंडक्टर किस में एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में करता है। इवन हम एनर्जी का फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ हाफ एल ए स्क्वायर, ये हमने स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। राइट, ये एनर्जी के फॉर्मूला के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में ही जस्ट क्वेश्चंस करे हैं। इजी क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हमें, एक्ट्स एट अ राइट एंगल टू अ कॉइल ऑफ एरिया दे रखा है, विद टर्न्स दे रखे हैं, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस दे रखी है, व्हेन इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टी सेकेंड्स। रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड का मेरा मतलब है सिंपली वो फ्लक्स को चेंज करवाना चाह रहा है। अब सिंपल सी बात है ना, जब आप कॉइल को रिमूव कर रहे होगे तब उस टाइम पे उसका मैग्नेटिक फील्ड जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो चेंज हो रही होगी, तभी मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो सिंपल ईएमएफ मेरे पास क्या होती है, दैट इज़ d∅/dt। अब ध्यान में रखिए, अगर एक लूप के साथ d∅ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि मैं टोटल फ्लक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हियर इट शुड बी टोटल फ्लक्स। ओके, तो अब मुझे ईएमएफ दे रखी है, दैट इज़ 1/10, एंड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है मुझे, दैट इज़ 2/10, और एरिया ध्यान में रखिएगा कि एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो आपको यहाँ पे एरिया चेंज करना होगा मीटर स्क्वायर में, इट विल बिकम 10⁴, और मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज़ 50, और मैं फाइनली टी के साथ डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे टी की वैल्यू मुझे निकालनी है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 100 से कट जाएगा, और ये भी 100 आएगा, और यहाँ से 10, यहाँ पे 3, सो इट विल बिकम 0.1 सेकेंड्स। ईजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पे चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो हम लेते हैं वो टोटल फ्लक्स लेना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो टोटल फ्लक्स लेने के लिए मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोप्रिएटली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही तो हमारे चैप्टर की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माई चैप्टर, EMI की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर आपको बात ध्यान में हो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट जिसकी ये बात कर रहा है, ये वही है जो इंड्यूस्ड करंट की बात हमने पढ़ी थी। इंड्यूस्ड करंट की यहाँ पे बात हो रही है, और ये सेम डेफिनेशन हम जस्ट लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने EMI की जस्ट डेफिनेशन के ऊपर ही करा था। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट है, NCERT में है, ये कवर्ड है ऑलरेडी NCERT में। एडी करंट का कौन सा इफेक्ट यूज़ में नहीं है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल हीटर, आपको ध्यान में रखना है। तो भाई इलेक्ट्रिकल हीटर अगर एडी करंट पे बेस्ड नहीं है तो किस पे है, इट इज़ बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट। यू मस्ट नो दिस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल दो जूल्स हीटिंग इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको क्यों नहीं है या फिर किस पे बेस्ड है उसका रीज़न आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रेक्टेंगुलर कॉइल मेरे को गिवन है, उसमें 20 टर्न्स हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल गिवन है, हैज़ अ रेजिस्टेंस 100 ओम। और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ कॉइल चेंजेस एट रेट 1000 टेस्ला पर सेकेंड, तो मुझसे करंट पूछा गया है। अगेन वही बात, आपको जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो ज़रूर पता होनी चाहिए। उसने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या हो गया, मुझे पता है कि मेरा एरिया भी जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही तो होता है। तो अगर एरिया भी परपेंडिकुलर होता है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया के पैरेलल हो गया, मतलब दोनों के बीच में थीटा डिग्री, थीटा जो है 0 डिग्रीज हो गया। अब मुझे पता है EMF विल बी इक्वल्स टू d∅dt एंड EMF इज़ I/R। और यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ़ टर्न्स भी दे रखे हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि नंबर ऑफ़ टर्न्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। एंड विद दिस मेरे को साथ में क्या दे रखा है, दैट इज़ जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है 1000 रेट के साथ चेंज हो रही है। और साथ में आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करवाता हूँ, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज है जस्ट, कई बार हम ध्यान नहीं देते। इट सिंपली मीन्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑफकोर्स मैं इसको ऐसे यूनिट में चेंज करूँगा लाइक दिस, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए था, लैंग्वेज का ही यहाँ पे ओवरऑल खेल चल रहा है। रेजिस्टेंस मेरे को 100 ओम्स गिवन है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 20 ज़ीरोज़ तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, इंटू 25, सो आई विल बिकम 50/100, दैट इज़ 0/0.5 एम्पियर। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगेन ये जो मैच द कॉलमेंट सारी स्टेटमेंट्स हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट EMF इज़ ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट अपोजेज द कॉज ड्यू टू विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लेंस लॉ। whenever the magnetic flux linked with the circuit changes and EMF is induced in it। तो बिल्कुल ये सही बात है, ये फैराडेज लॉ की डेफिनेशन है। इस पे ऊपर हमने सारे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन द नेबरिंग सर्किट। अभी जस्ट मैंने इसी लेक्चर में इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट करा, ये म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आई मस्ट से कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है कि एक नेबरिंग की वजह से जब दूसरे में फ्लक्स चेंज होता है तो दूसरे में EMF इंड्यूस हो रही होती है। एंड D विल बी द करंट लूप्स फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज़ डेफिनेटली एडी करंट। यहाँ पे आपको याद हो, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में यही बात करी थी जब हमने बताया था कि क्यों स्पार्किंग नहीं होती। ये हम लास्ट लेक्चर में करके आए हैं, जहाँ पे हमने स्पार्किंग ना होने का रीज़न एडी करंट्स में पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे जो करंट है वो सरफेस पे फ्लो करता है, जिसकी वजह से वो लीक नहीं होता, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होता। सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। विच डिवाइस यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सिंपल बात, जनरेटर को ही तो मैं यूज़ करता हूँ, ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ मैं इसको। अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यू विल बी यूजिंग द जनरेटर। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। और यही अगर मेरे को वोल्टेज का ट्रांसफ़र करवाना है, लेट से ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो फिर मैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा, राइट। तो कई बार हम ट्रांसफार्मर और जनरेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई मस्ट से कि इसको आप ध्यान में रखिएगा। ट्रांसफार्मर जो होता है वो काम ही इसीलिए आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में मैं अपनी वोल्टेज को ट्रांसफ़र करवा पाऊँ, ताकि मेरा जो वोल्टेज है, करंट है, वो लीक ना हो सके। नेक्स्ट इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी जस्ट हमने बात करी, अभी इसका रीज़न मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि ट्रांसफार्मर को मैं वोल्टेज सप्लाई करने के लिए करता हूँ, ताकि मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे वोल्टेज को सप्लाई कर पाऊँ। और मैं क्या करूँगा, अब लेट से मैंने अपनी लो वोल्टेज सोर्स से भेजी, और जहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट है, मैं वहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए मेरे को। तो ये काम कौन करेगा, ये काम
मेरा ट्रांसफार्मर करेगा, राइट। ये काम मेरा ट्रांसफार्मर करेगा। और कौन सा ट्रांसफार्मर करेगा स्पेसिफिकली, आई शुड से स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब क्या हुआ? अप का मतलब हुआ कि वोल्टेज को इंक्रीज़ करना। ऐसे मेरे पास स्टेप डाउन भी होता है जो कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सो दैट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर टू इंक्रीज दी वोल्टेज। नेक्स्ट देखिए, द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन अकर्स व्हेन। सेल्फ इंडक्शन के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, सोलेनॉइड की कंप्लीट डेरिवेशन, कंप्लीट फार्मूलास पूरे बात कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि जो सेल्फ इंडक्शन है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ऑलरेडी इसमें डिटेल डिस्कशन हो चुकी है हमारी, एंड आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ ट्रीट दिस एज योर होमवर्क। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसके हमने टॉप 50 PYQs को कवर कर लिया है। आई एम प्रेटी श्योर कि आपको जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ में से मिलने वाले हैं। एज सच इवन ऑप्शंस भी आपको मोस्ट प्रॉबेबली यहीं से मिलेंगी, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कवर करा है और जो बेस्ट पॉसिबल PYQs हैं उनको हमने कवर कर लिया है। हम आगे आने वाले सभी चैप्टर्स को इसी तरीके से कवर करेंगे, और इससे पहले ऑलरेडी हम 3 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर हम ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के ऊपर हमने एक सेपरेट यूनिक चैनल भी बना रखा है, जहाँ पे आपको इसी लेक्चर के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको DPPs भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। स्टे अपडेट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू ऑल।